इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से किसी भी राज्य व्यवस्था या किसी भी राजनीतिक संस्था या किसी राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष शासन प्रशासन को चलाने के लिए तीन प्रकार की चुनौतियां खड़ी होती हैं। कानून बनाने की शक्ति, कानून लागू कराने की शक्ति और कानून बनाने की चुनौती, कानून लागू करने की चुनौती और कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करने की चुनौती। ये तीन प्रकार की चुनौती उत्पन्न होती है और तीनों चुनौतियों के समाधान हेतु जिस संस्थाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिन संस्थाओं का इजाद किया गया है, निर्माण किया गया है, उन संस्थाओं को शासन के अंग के रूप में देखा जाता है। ये सब बातें हम लोगों ने कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शासन के ये जो तीन अंग होते हैं, ये होती हैं विधायिका, विधायिका होता है, कार्यपालिका और तीसरा हमने देखा था न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में हम लोगों ने मतलब इतना देखा था, अभी न्यायपालिका के बारे में बात नहीं हुई है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो विधायिका है वो कानून बनाने की संस्था है और जो ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका कानून को लागू कराने की शक्ति रखती है, कानून को लागू कराने की वाली संस्था है। और जो न्यायपालिका है, हमने बात किया था कि जो न्यायपालिका है विवादों के निपटारा हेतु बनाई गई है। तो इस प्रकार से जो चुनौतियां खड़ी होती हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी राज्य व्यवस्था के समक्ष, उन चुनौतियों का समाधान इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें से हम लोगों ने विधायिका को पढ़ना स्टार्ट किया था। अब देखिए, जो विधायिका भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में भारत के परिप्रेक्ष्य में जो विधायिका है, राज्य की विधायिका है, केंद्र की विधायिका है, कौन से अनुच्छेद में है, ये सारी बातें हम लोग जब भारतीय संविधान पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था एक परिचय हम देख रहे हैं, हम लोगों का पहला लेसन है, तो उसमें हम देख रहे हैं तो विधायिका आया हुआ है, तो विधायिका को यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। बाकी विधायिका किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान की, कौन कौन से प्रावधान हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके संदर्भ में, वो सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पे विधायिका के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग बस एक इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने विधायिका के बारे में ये बात किया था कि जब प्राचीन काल में राजनीतिक जो राजतंत्रीय प्रणाली थी, राजतंत्र था या जब धर्मतंत्र था, तो उस समय विधायिका किस भूमिका में रही होगी, ये सी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद क्या हुआ है। हम लोग देखें उसके बाद की बातें हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिक काल में किसके बाद, लोकतंत्र की स्थापना के बाद, लोकतंत्र की स्थापना के बाद या लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही हम कह ले तो भी ठीक रहेगा। तो जब आधुनिक काल की हम बात करते हैं तो लोकतंत्र की जब स्थापना हुई या लोकतंत्र को जब सामने प्रस्तुत किया गया, लोगों को बताया गया लोकतंत्र के बारे में, तो उस समय क्या हुआ, उसके साथ ही एक चीज़ और होना स्टार्ट हुआ था कि ये बातें चल रही थी जनता में कि जो कानून है, कानून जनता के लिए बनाया जाता है। जो कानून है, कानून का निर्माण किसको संचालित करने के लिए किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है जनता को चलाने के लिए, इसलिए कानून जो होगा वो जनता द्वारा बनाया जाना चाहिए। कानून का निर्माण जनता की इच्छाओं से होना चाहिए। तो आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद या उसके साथ ही यह माना गया कि उसके साथ ही माना गया, क्या माना गया, उसके साथ ये माना गया कि जो कानून का निर्माण है, कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होनी चाहिए। कानून का निर्माण जनता की
इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में क्या होता था कि जो विधायिका की भूमिका थी वो क्या थी, वो राजा में सीमित थी, राजा में निहित थी विधायिका। वो राजा ही सब कुछ होता था, कानून बनाने की शक्ति भी रखता था, कानून लागू करने की शक्ति और न्याय देने की शक्ति तीनों रखता था। तो उसमें जो विधायिका का कार्य है, कानून बनाने की शक्ति, वो राजा के पास होता था। धर्मतंत्र में हमने बात किया कि वो धार्मिक ग्रंथों में होता था या धर्म से जुड़े हुए बड़े अधिकारियों के हाथ में वो सारी चीज़ें होती थी। तो धीरे धीरे आधुनिक काल आते आते क्या हुआ, समय बदलता गया और फिर लोगों में चेतना जगी और ये चीज़ सामने आने लगी कि जो कानून बनाया जा रहा है वो तो जनता को चलाने के लिए या जनता के लिए ही कानून बनाया जा रहा है। तो इसलिए वो जो कानून है वो जनता की इच्छाओं से होना चाहिए, या फिर जनता निर्माण करे कानून का, या फिर जनता की इच्छाओं से वो कानून होना चाहिए। कुल मिला के उस कानून निर्माण में जनता का हस्तक्षेप होना चाहिए, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आने लगी। ठीक, धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसी के साथ ये चीज़ माना गया कि कानून का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं, स्पष्ट होती हैं। तो जैसे हम स्विट्ज़रलैंड की बात कर लें, अगर स्विट्ज़रलैंड को हम देखें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कानून जनता की इच्छाओं से बनता है, या हम कह लें कि डायरेक्ट जनता की इच्छाओं को जाना जाता है कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड की हम लोग बात कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है, यहाँ पर ये कानून बनाने के संबंध में, कानून बनाने के संबंध में, कानून निर्माण में, हम कह लें कानून निर्माण में यह भरपूर कोशिश किया जाता है, कानून निर्माण में यह कोशिश किया जाता है कि, यह कोशिश किया जाता है कि, यह कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कोशिश किया जाता है, कानून निर्माण में कोशिश किया जाता है कि जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पे जान लिया जाए, जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पर जान लिया जाए। सीधे तौर पर जान लिया जाए। तो यहाँ पे जो जब जब जैसे ही इस बात की जब चर्चा होने लगी कि नहीं, जो कानून होना चाहिए वो जनता की इच्छाओं से होना चाहिए या जनता के द्वारा निर्माण किया गया होना चाहिए कानून, क्योंकि जनता के लिए ही कानून बनाया जा रहा है। तो स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों ने क्या किया, वहाँ पे जो छोटे छोटे देश हैं उन्होंने कोशिश किया, कानून निर्माण प्रक्रिया में उन्होंने कोशिश किया कि जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पे जान लेना चाहिए, जनता की इच्छाओं को क्या करना चाहिए, सीधे तौर पे जान लेना चाहिए। और इसमें उन्होंने कोशिश किया कि वहाँ पे दो व्यवस्थाएं की गई जनता की इच्छाओं को जानने के लिए। तो इसके लिए जो व्यवस्था की गई है, इसके लिए वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, और वो व्यवस्था क्या है, अगर हम उस व्यवस्था की बात करें तो दो चीज़ें देखने को मिलती है उस व्यवस्था के अंतर्गत। एक तो मिलता है पहल, और एक मिलता है जनमत संग्रह।
जनमत संग्रह। तो जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पे जानने के लिए वहाँ पे पहल और जनमत संग्रह जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें क्या होता है, जनमत संग्रह या पहल की बात कर लें तो इसमें अगर कोई बिल, मान लीजिए कि जो कोई एक कानून बनाया जाए, मान लीजिए कि एक कानून बनाना है हमको, एक ए नाम का एक कानून बनाना है। तो क्या होगा, ये मान लीजिए एक बिल है जो ये हमारे सामने दिख रहा है, घेरा हुआ है बादल में, ये एक बिल है, इसमें ए नाम का एक कानून है और इसको हमें बनाना है जनता के लिए। तो क्या किया जाएगा कि ये जो कानून है जनता के प्रति, मतलब कि ये समाज में जनता में प्रत्येक लोगों के पास जिनको वोट देने का अधिकार है, जो 18+ हैं, उन सभी के पास ये क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा ये बिल। और सभी व्यक्ति इसको पढ़ेंगे, अगर लगेगा कि हाँ ये कानून ठीक है तो वो इसके पक्ष में मत देंगे और वहाँ पे अंततः गिना जाएगा कि कितने व्यक्तियों ने इस कानून के पक्ष में वोट दिया है। अगर अधिक दिया है वोट तो वो कानून लागू हो जाएगा और वोट कम पड़ गया तो फिर वो कानून निरस्त कर दिया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जनता की इच्छाओं को जान करके, डायरेक्ट जनता की इच्छाओं को जान करके ये कानून लागू किया जाता है वहाँ पर। इसको कभी कभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कह दिया जाता है। इस व्यवस्था को, इस लोकतंत्र को कभी कभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कह दिया जाता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है सभी के पास कानून पहुंचा करके और उससे राय लेना कि ये कानून ठीक है कि नहीं ठीक है आपके लिए, तो दो तरह से चुनौतियां इस तरह की आ सकती हैं इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, हम लोग कह लें इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसको नाम देकर हम लोग चल रहे हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आमतौर पे कभी कभी कहा भी जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो तरह की चुनौतियां हम देख पाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की चुनौती बड़े देशों के लिए चुनौती है, छोटे देशों के लिए नहीं। बड़े देशों के लिए, बड़े देशों के लिए, बड़े ही नहीं बल्कि छोटे देशों के लिए भी चुनौती हो सकती है, यद्यपि वो देश साक्षर ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की चुनौतियां हमें इस प्रकार से देखने को मिल सकती हैं। जनसंख्या अधिक, जनसंख्या अधिक से क्या होगा, और यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरी चुनौती किस चीज़ को लेकर आ सकती है, ये आ सकती है किसको लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। साक्षरता कम। तो अगर जनसंख्या अधिक है तो ऐसे में क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उनका विचार लेना संभव नहीं है। संभव नहीं है। एक तो चुनौती ये आती है कि जैसे जैसे स्विट्जरलैंड है तो और बाकी छोटे देश हैं तो वहाँ पे ये मैनेज हो जाएगा क्योंकि जनसंख्या कम है और सभी व्यक्तियों के पास ये कानून भेजकर उनकी राय ली जा सकती है। लेकिन भारत, चीन और बाकी बड़े देश जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, क्या वहाँ पे इस तरह की चीज़ें संभव हैं? एक कानून को बनाते बनाते कई साल बीत जाएंगे, सभी लोगों के पास पहुँचाते पहुँचाते। यहाँ पे जनसंख्या वो जो जनसंख्या होता है
उसको क्या बोलते हैं, जनगणना। जनगणना होती है, तो जनगणना होते होते इतना टाइम लग जाता है, तो आप सोचिए कि इस कानून को पारित करते करते कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बड़े देशों में ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या डायरेक्ट जनता की राय को जानने के लिए कानून निर्माण में ये जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से खारिज हो जाती है, पूरी तरह से सुटेबल नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी, ये साक्षरता कम होने की वजह से, साक्षरता कम होने की वजह से क्या होगा कि लोग उस कानून के बारे में सही ढंग से जान नहीं पाएंगे और निर्णय नहीं ले पाएंगे कि ये कानून ठीक है या गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से साक्षरता कम होने की वजह से, साक्षरता कम होना भी इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब लोगों के पास आप लेकर जाएंगे, जैसे भारत जैसे देशों में जहाँ पे साक्षरता बहुत कम है, साक्षरता कम होने के बावजूद भी उन्हें पता है कि हेलमेट नहीं लगाना गैर कानूनी काम है, फिर भी हेलमेट होते हुए भी बाइक के हैंडल में हेलमेट लटका करके लोग चलते हैं, लगा करके नहीं। तो ऐसे देशों में जहाँ पे लोगों को कानून का महत्व ना पता हो और अधिक से अधिक लोगों को कानून की जानकारी ना पता हो, वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति कानून को कैसे समझ करके उसके पक्ष में या विपक्ष में मत दे सकता है, ये संभव नहीं हो सकता जहाँ पे साक्षरता बहुत कम है। तो इसलिए दो प्रकार की चुनौती हमें देखने को मिली प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। पहले तो ये तय किया गया कि जनता के, हमने बात किया कि जब आधुनिक समय आया तो ये तय किया गया कि देखो भाई, जनता के इच्छा से, जनता के मन से कानून होना चाहिए, क्योंकि वो जो कानून है उस कानून के अनुसार जनता को चलना है। तो जनता ये तय करेगी कि हमारे लिए कौन सा कानून सही है, कौन सा गलत है। तो जब ये चीज़ सामने आया तो इस तरह की चीज़ें आई कि जनता से कैसे पूछा जाए कि कौन सा कानून लागू होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो ये तय किया गया कि ठीक है, जनता से पूछा जाएगा। तो जैसे स्विट्जरलैंड देश है और बाकी छोटे देश हैं, तो वहाँ पे ये तय किया गया कि ठीक है, वहाँ पे ये व्यवस्थाएं सुटेबल थी, वहाँ पे चल सकती हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, पढ़े लिखे भी लोग ठीक ठाक हैं। तो इसलिए वहाँ पे तो ये चीज़ें चल गई कि हाँ, लोगों से पूछ कर कानून का निर्माण किया जाएगा, चल ठीक है, वहाँ पे चलने लगी। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या अधिक है और जहाँ पे साक्षरता बहुत कम है, तो वहाँ पे इस तरह की चुनौतियाँ देखने को मिली। तो इसलिए इजाद किया गया किस चीज़ का, प्रतिनिधि लोकतंत्र का। प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में अब हम आगे चल के देख लेते हैं क्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए आजकल अधिकांश देशों में अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है। तो जो चुनौतियां हमने पीछे देखी, उन चुनौतियों की वजह से इसलिए आजकल अधिकांश देशों में क्या किया जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र अगर नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, उसमें जब विधायिका की बात करेंगे तो विधायिका कौन होगा? आप सोचिए, आप ऐसे सहज ही अनुमान लगा पाएंगे कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसमें क्या होगा कि विधायिका कौन हो सकता है।
विधायिका क्या होता है? कानून बनाने वाली संस्था होती है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति क्या करेंगे? कानून बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। सभी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं कानून निर्माण में। तो कुल मिला के सभी व्यक्ति क्या हो जाएंगे? विधायिका के हिस्सा हो जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन जब प्रतिनिधि लोकतंत्र में आप जाएंगे तो वहाँ भी क्योंकि जो प्रतिनिधि जाएगा, 10 लाख, अगर मान लीजिए कि 10 लाख जनता पे एक प्रतिनिधि कानून बनाने के लिए जा रहा है, तो माना जाता है कि वो अकेला आदमी नहीं है, बल्कि वो 10 लाख जनसंख्या है अकेले में। उसके अंदर कूट कूट के 10 लाख जनसंख्याएं भरी गई हैं, वो जा रहा है कानून बनाने। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम मान के चलेंगे कि वो भी क्या है? 10 लाख जनसंख्या ही है। तो कुल मिला के विधायिका कौन हो जाएगा? विधायिका जनसंख्या ही हो जाएगी, जनता ही विधायिका हो जाएगी, क्योंकि विधायिका का काम है कानून बनाना, और कानून बनाने का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा हो रहा है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो विधायिका का काम है वो जनता अप्रत्यक्ष रूप से करेगी, और जो ये वाला लोकतंत्र है, जो डायरेक्ट लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें जनता विधायिका का काम प्रत्यक्ष रूप से करेगी। ये चीज़ें आप समझ के चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? खींच गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इसलिए आजकल अधिकांश देशों में क्या होता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है? इसके अंतर्गत, प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि इस एक क्षेत्र विशेष के कुछ समुदाय या कुछ लोग, एक क्षेत्र विशेष के जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि चुन करके, किसी एक व्यक्ति विशेष को चुन करके विधायिका या विधानमंडल में भेजते हैं कि जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ कि जाइए आप हमारे लिए कानून बनाइए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनकर उसको आदेश देते हैं कि जाइए हमारे लिए कानून बनाइए। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो इसलिए आजकल अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है, ठीक। यहाँ पे हमने लिख लिया है। इसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष का, इसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष का जन समुदाय अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका या विधानमंडल में भेजता है। विधायिका या विधानमंडल में भेजता है, ठीक। तो इसके अंतर्गत होता है ये कि जो एक क्षेत्र विशेष के जन समुदाय हैं, एक क्षेत्र विशेष के, जैसे कि आप किसी क्षेत्र से हैं, तो वो जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के सभी 18+ लोग क्या करते हैं? मिल करके एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसको विधानसभा या विधायिका में भेजते हैं कि जाइए आप हमारे लिए कानून का निर्माण कीजिए। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष का जन समुदाय अपने एक प्रतिनिधि को चुन करके विधायिका या विधानमंडल में भेजता है, तथा सभी क्षेत्रों से चुन करके आए ऐसे प्रतिनिधि आपसी सहमति से कानून का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से, इसी प्रकार से सभी क्षेत्र से चुनकर आए ऐसे प्रतिनिधि
ऐसे प्रतिनिधि आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं। तो ये चीज यहाँ तक हमने देखा कि एक प्रतिनिधि एक क्षेत्र विशेष से वहाँ के जन समुदाय द्वारा चुन करके विधानसभा या विधायिका में भेजा जाएगा। और वहाँ मतलब कि उसका तात्पर्य ये होता है चुनने का कि हम आपको चुन रहे हैं और आप जाइए हमारे लिए कानून बनाइए, हमारे पास कानून बनाने की योग्यता नहीं है, या फिर हम इतने ज़्यादा हैं कि इतने ढेर सारे लोग जाकर के हम वहाँ पे कानून बनाएंगे तो ठीक नहीं रहे। और फिर इसमें से हम जितने लोग हैं इनमें से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो लोग भी कैसे कानून बना सकते हैं। तो इसलिए एक ठीक ठाक आदमी को, एक विश्वास पात्र आदमी को हम लोग सभी चुन रहे हैं। हमें यकीन है कि आप हमारे लिए कानून बनाएंगे तो अच्छा कानून बनाएंगे। तो जो मान लीजिए कि अगर 10 व्यक्ति मिलकर उस व्यक्ति को चुन रहे हैं तो वो व्यक्ति जब जा रहा है उस विधायिका में तो इसका मतलब ये है कि 10 व्यक्ति जा रहे हैं। जब कानून बनाएगा वो व्यक्ति तो इसका मतलब ये होगा कि वो 10 व्यक्ति मिलकर कानून बना रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि वो 10 व्यक्ति ही कानून बना रहे हैं, क्योंकि उसको उन 10 व्यक्तियों ने ही अपने लिए भेजा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पे एक क्षेत्र विशेष से जन समुदाय द्वारा एक व्यक्ति को चुन करके विधानसभा या विधायिका या विधानमंडल में भेजा जाएगा कानून बनाने के लिए। और इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों से सभी जन समुदायों द्वारा चुन करके ढेर सारे प्रतिनिधि भेजे जाएंगे और वो सभी प्रतिनिधि आपसी सहमति से क्या करेंगे, कानूनों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से विधायिका का निर्माण होता है लोकतंत्र में। ठीक है, हमने देखा था कि राजतंत्र में या फिर धर्मतंत्र में किस प्रकार से विधायिका कार्य करती है, किस प्रकार से विधायिका का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोकतंत्र में आए हैं और लोकतंत्र में देख रहे हैं किस प्रकार से विधायिका का निर्माण होता है। तो आगे हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये प्रतिनिधि है ये जनता द्वारा ही चुने गए हैं, इसलिए ये मान लिया जाता है कि ये जो कानून बनाएंगे ये जनता की इच्छा से कानून बनेगा। तो चूंकि ये सब प्रतिनिधि जनता द्वारा इसी उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं, किसके लिए, कानून बनाने के लिए। जनता द्वारा इसी उद्देश्य से चुने जाते हैं, उद्देश्य से चुने जाते हैं, इसलिए माना जाता है, इसलिए मान लिया जाता है कि इसकी सहमति से, इनकी सहमति से निर्मित कानून जो है वो कानून वस्तुतः जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए हैं। कानून वस्तुतः जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए हैं, इच्छा के अनुसार ही बनाए गए हैं,
तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सभी क्षेत्र से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं। अब चूंकि ये सब प्रतिनिधि जनता द्वारा इसी उद्देश्य से चुने जाते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि इनकी सहमति से निर्मित जो कानून है वो जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए हैं, ये मान लिया जाता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें हमारी हो गई, विधायिका का निर्माण हो गया, कानून कैसे बनाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ तक आए हैं, तो लगे हाथ हम ये जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ये जानने के बाद आगे बढ़ेंगे कि मतलब कार्यपालिका का अध्ययन आगे हम लोग ये जानने की बात करेंगे कि जो विधायिका हम लोग देख रहे हैं, कानून निर्माण करने वाली संस्था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। थोड़ी सी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेंगे तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो उसकी संरचना के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें विधायिका आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनती है। ये सीधी सी बात है और सहज हम लोग इस बात को व्यवहार में भी देखते हैं, चीज़ें हमारे सामने रहती हैं। तो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में देखा जाए तो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका आमतौर पे 2 सदनों से मिलकर बनती है। विधायिका, अभी इसको भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के अनुसार नहीं देखा जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग वहां पे, जब वहां पे आएगा तो विधायिका आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनती हैं। आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनती हैं। दो सदनों से मिलकर बनती है। जैसे हम लोग बात कर लें, जैसे भारत में क्या है, भारत में है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये एक उदाहरण है। तो वर्तमान समय में अधिकांश देशों में हम लोग देखते हैं, तो वर्तमान समय में जो राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनती है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलता है। और इसमें से जो लोकसभा है, हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या होता है कि ये जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और कानून निर्माण में इनकी भूमिका अहम होती है। कानून निर्माण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये होता है लोकसभा। तो इसमें हम इस चीज़ को चाहें तो शामिल कर लें हमारे नोट्स में कि इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता, एक सदन, इनमें से एक सदन, इसमें से एक सदन जनता द्वारा, एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, सीधे चुना जाता है। इसमें से एक सदन जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है और इसकी कानून निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है, और इसकी कानून निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। प्रमुख ये यहाँ से हटा दीजिए, होती
है। ये चीज़ हमने देखा कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में जो विधायिका है वो आमतौर पे दो सदनों से मिलकर बनती है, जैसे कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा। इसमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और इसकी कानून निर्माण में जो भूमिका होती है वो प्रमुख होती है। यहाँ तक चीज़ें हमारी स्पष्ट हो गई। तो इसमें से कौन सा सदन ऐसा है? तो भारत में लोकसभा जो है वो इसी प्रकार के काम करते हैं, मतलब काम करता है। तो लोकसभा इसी भूमिका में है। इसको भी हम नोट कर लेंगे, नोट्स में रहेगा तो चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। भारत में लोकसभा इसी भूमिका में है। इसी भूमिका में है। तो जो भारत में लोकसभा है, लोकसभा इसी प्रकार की संस्था है जहां पे जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी कानून निर्माण में भूमिका अहम होती है। तो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हमारी हो गई हैं विधायिका के बारे में। विधायिका के बारे में चीज़ें हमारी यहाँ पे स्पष्ट हो गई हैं। विधायिका क्या होती है? विधायिका के बारे में हम लोगों ने 2 क्लासेस लिए हैं। ये 36-37 मिनट का क्लास है, एक 30 मिनट का, यानी कि 1 घंटे से थोड़ा सा अधिक में हमने विधायिका को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये विधायिका के बारे में था। यहाँ तक चीज़ें हमारी काफ़ी चीज़ें हो गई। हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा विधायिका के अंतर्गत होते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हम लोगों ने जो जो देखा है सब आपके सामने है। ठीक है, अगला जो हम लोगों का टॉपिक होता है, अगला जो हम लोगों का टॉपिक है पढ़ने का, वो है कार्यपालिका। क्या है वो है कार्यपालिका। और विधायिका के बारे में हम लोगों ने सिर्फ इतनी बातें सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत चीज़ें अभी रह गई हैं विधायिका के बारे में पढ़ना। तो विधायिका के बारे में हम लोग जब भारत का संविधान पढ़ रहे होंगे और जब हम लोगों के समक्ष उस प्रकार से चीज़ें आएंगी, अनुच्छेद बाई अनुच्छेद चीज़ें हम लोगों के सामने आएंगी, तो वहाँ पे इन चीज़ों को विस्तार से देखा जाएगा कि भारत में कितने प्रतिनिधि हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि विधानसभा में कितने वो सदस्य होते हैं, कितने उसके तहत आते हैं, कितने वोट देने के तहत, मतलब कि जनता द्वारा कितने लोग चुने जाते हैं, कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं, कितनी सीटें आरक्षित होती हैं उसके लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए। ये सारी चीज़ें प्रावधान, इन सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेदों में। उन सभी अनुच्छेदों को विस्तार से और बड़े आराम से समझेंगे वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग शासन के अंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार से शासन के अंग निर्माण होते हैं, यहाँ पे चूँकि हमें पता रहेगा कि विधायिका का क्या कार्य है, किस प्रकार से विधायिका का निर्माण होता है, किस प्रकार से अस्तित्व में आई है विधायिका, थोड़ा सा बैकग्राउंड की चीज़ें स्पष्ट रहेंगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसके वजह से इन सारी चीज़ों को पढ़ा जा रहा है। तो इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कार्यपालिका। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग कार्यपालिका के बारे में, उसके बाद फिर बढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिस लेशन में, उस लेशन का नाम है राज्य व्यवस्था एक परिचय। इस लेशन का क्या नाम है? हम जो लोग जिस लेशन में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं उस लेशन का नाम है राज्य व्यवस्था एक परिचय। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। जब हम लोगों ने पहले लेक्चर में सिलेबस को डिस्कशन किया था, मतलब कि पाठ्यक्रम को हम लोगों ने पाठ्यक्रम पर चर्चा किया था, तो हम लोगों का पहला लेशन यही था, राज्य व्यवस्था एक परिचय। उसी लेशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी लेशन के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ें की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका, और राजनीतिक कार्यपालिका में अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है, संसदीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक होगा इसी लेशन में शासन प्रणालियों के विभिन्न स्वरूप जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे राजतंत्र क्या होता है, अल्पतंत्र या फिर गुट तंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, कुलीन तंत्र क्या होता है, इसके अलावा भीड़ तंत्र क्या होता है, धन तंत्र क्या होता है, औसत तंत्र, निरंकुश गणतंत्र, योग्यता तंत्र, वृद्ध तंत्र क्या होता है। इन सारी चीज़ों पे बड़े महत्व ये क्या है, टर्मिनोलॉजी हैं। इन सभी
टर्मिनोलॉजी पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे और चीज़ों को बड़े आराम से समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।